एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो प्यारे बच्चों, हम गणित में क्लास 8 6.1 एक्सरसाइज को समझ रहे थे, जिसका टाइटल है वर्ग और वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, ये हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, जिसमें कि हमने इसके पहले प्रश्न को भी सारे के सारे जितने उसके 10 प्रश्न थे उनको सॉल्व किया था। अगर आपको वो वाली वीडियो और पहला प्रश्न समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में हम दूसरे प्रश्न से लेकर के बाकी सारे प्रश्न करने वाले हैं, वो भी मज़े के साथ, क्योंकि मैथ को बोझ समझेंगे तो समझ नहीं आएगा, मज़े से समझेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, शेयरिंग कर दो अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे। सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझेंगे। निम्न संख्याएं, यानी कि ये जो संख्याएं 8 निम्न संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हैं। ये सारे के सारे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हैं। तो प्रश्न क्या है कि इसका कारण बताना है। आपको ये बताना है कि 1057 पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, 23,453 जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। इसी तरह से हम सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। 1 को 1 से गुणा करना 1 का वर्ग, 2 को 2 से गुणा करना 2 का वर्ग। इसी तरह से हमने यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। 1 को जब हम गणित की लैंग्वेज में वर्ग लिखते हैं तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, इस तरह से हम सभी संख्याओं को ऊपर उसके मुंडी पर 2 लगा देते हैं ना। यहाँ पर मुंडी पे आप 2 लगा देंगे तो वो स्क्वायर बन जाता है, यानी कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। अब हमें देखेंगे पूर्ण वर्ग, मतलब 1 का पूर्ण वर्ग कौन है, 1 है। 2 का पूर्ण वर्ग कौन है, 4 है। 3 का पूर्ण वर्ग 9 है। 4 का पूर्ण वर्ग 16 है। 5 का पूर्ण वर्ग 25 है। 6 का पूर्ण वर्ग 36 है। इसी तरह से ये सारे के सारे पूर्ण वर्ग संख्या हैं। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या आप देख रहे होंगे, क्योंकि 1 से 10 तक ही संख्याएं होती हैं। 11 जब लिखते हैं तो फिर से उसके एंड में 1 आ जाता तो डबल 1 हो गया। 12 में 1 2 हो गया। 13 में 1 3 हो गया। तो 1 से 10 तक ही गिनतियां होती हैं। जब आप वर्ग के एंड में देखेंगे तो आपको कुछ नंबर नज़र आएंगे, जैसे ध्यान से समझें। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 9, 16, 25। तो एंड के यानी कि इकाई वाले अंक को हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसका मतलब 1, 4, 9, इसमें से हमने 9 को ले लिया। इसमें से 16 से हमने 6 को ले लिया। 25 में से हमने 5 को ले लिया। 36 का हमने यहाँ से 6 ले लिया था और 49 का हमने 9 ले लिया था। 64 का 4 ले लिया था। 81 का 1 ले लिया था। यानी कि फिर से रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे आके हमें 2 जीरो मिल गए, डबल जीरो। हमने वो डबल जीरो यहाँ लिख दिए। इसका मतलब जिन जिन भी संख्याओं के एंड में, अंत में 1, 4, 9, 6, 5 और डबल जीरो आए, वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। राइट। अब इसका मतलब इसके अलावा कौन सी संख्याएं बची हैं, तो आइए देखते हैं। 1 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, इनमें 3 नहीं है। 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 7 नहीं है। फिर से 8 नहीं है। तो ये चारों के चारों अंक जो हैं आपके, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हैं। जिन संख्याओं के अंत में 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मानी जाती है। यानी कि अगर संख्याओं के अंत में, ये ट्रिक है, आप इसे समझ लीजिए। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको घुमाया जाएगा। 1, 4, 9, 6, 5 और डबल जीरो अगर किसी संख्या के अंत में है तो वह सभी
पूर्ण वर्ग संख्या हैं, अगर उनके अंत में 2, 3, 7 और 8 हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके अलावा कुछ और बच रहा है जिन्हें हम आपको यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अगर विषम शून्य हो, ठीक है, ध्यान से समझे विषम शून्य क्या होता है। विषम शून्य का मतलब 1 शून्य, 3 शून्य, 5 शून्य, 7, 9 शून्य। अगर संख्या के अंत में 1 शून्य हो, 3 शून्य हो, 5 शून्य हो और इवन आपको पता होना चाहिए सम और विषम, तो ये आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होते, यानी कि ये सभी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आइए प्रश्न पे चलते हैं। 1057 है, एंड में क्या है, आपको एंड वाला देखना है। तो 7 है एंड में, आपने देखा कि 2, 3, 7, 8, तो 7 एंड में है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण क्या लिखना है आप, इसी तरह से सबसे पहले यहाँ पे 3 देखो, इसके एंड में 3 है, यहाँ पे 3 देख रहे हैं आप। इसके एंड में 8 है तो यहाँ पे 8 भी है, ये 2 है तो यहाँ पर 2 भी है। 0 यहाँ पे आप देखो 000 है तो विषम है, विषम शून्य है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर भी 2 है तो ये 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 000 है और यहाँ पर सिंगल 0 है, मतलब विषम शून्य है तो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इन्हें लिखेंगे कैसे, तो आप एक बार उसे लिखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो आइए, मैंने यहाँ पर सबको लिख दिया है, सबको नहीं लिखा है, आपको समझना है। अगर आप एक बार समझ गए तो आप बाकी सभी इन फ्यूचर जितनी भी संख्याएं हैं आप उन्हें आराम से कर सकते हो। यहाँ पर आप लिखेंगे कैसे इसे, तो 1057 इस संख्या के इकाई का अंक, इकाई मतलब 7 है ना, 1, 10, 100 एंड 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो इकाई वाले अंक को ही आपको देखना है सब में। इकाई वाला अंक 7 है, 7 होने से यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से इकाई का अंक 3 होने से यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई का अंक 7 होने से यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई का अंक 2 होने से यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन अभी आपके पास यहाँ पर 3 0 आ गए हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे अंतिम संख्या यानी कि अंतिम अंक 3 विषम शून्य होने से, अंतिम संख्या नहीं, यहाँ पर अंतिम अंक लिखेंगे आप, है तो संख्या भी लिख सकते हैं चलेगा, लेकिन अंतिम अंक लिख दें तो शायद और आसान हो जाएगा। तो अंतिम अंक जो है वो विषम शून्य है ना, विषम शून्य है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सेम 1 वाले में भी अंतिम जो अंक है वो विषम शून्य है। 1, 3, 5, 7 ये सारे विषम संख्याएं होती हैं। इसमें 3 शून्य है, विषम शून्य, इसमें भी 3 शून्य है, विषम शून्य है, इसमें भी 1 शून्य है। तो विषम शून्य अगर होंगे तो वही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वाला प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी मैं एक और अंक आपको दे रहा हूँ, उसमें से आपको बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक अंक दे रखा है, आपको ये बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। मैं भी इसे मिटा दूंगा, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अंक है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,23,00,000 पूर्ण विषम संख्या क्यों नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आइए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैथ से अगर दोस्ती हो गई तो सारे प्रश्न आपको आसान लगेंगे, क्योंकि अगला प्रश्न और भी आसान है। एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। सबसे पहले हम सम और विषम संख्याएं जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको ये संख्याएं जो 4 संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से आपको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या का वर्ग विषम संख्या और सम संख्या। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। जैसे आप सुबह सुबह नहाते धोते हैं, नाश्ता करते, वैसे ही आप इस सवाल को भी कर लेंगे। आइए देखते हैं। जिन संख्याओं के अंत में जो 4, 6, 8, 0 इस तरह से होंगे, वो संख्या जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 हों वो सम संख्या, यानी कि
इवन संख्या होगी, और जो आपका 1 3 5 7 9 इस तरह से होंगे, अंत में वो सारी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं होंगी। सम संख्या और विषम संख्या आप इजीली समझ सकते हैं, ऑड इवन। अब हम इन संख्याओं को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपकी विषम संख्या है, ये आपकी सम संख्या है, ये विषम है और ये सम है। ठीक है, जैसे 4 आ गया तो सम है, 6 आ गया तो सम है, इसमें 1 आया तो विषम है, इसमें 9 आया तो विषम है। तो आप सम और विषम संख्या समझ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक छोटा सा ट्रिक है। जिन संख्याओं के अंत में विषम संख्या होगी, इकाई यानी कि 1 प्लेस में विषम संख्या होगी, उसका स्क्वायर भी, उसका वर्ग भी विषम संख्या ही होगा। थोड़ा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको 1 × 1 करना है तो 1 आएगा, तो 1 चाहे आप इसे 11 ले लें तब भी 1 ही आएगा एंड में, चाहे आप इसे 2 1 ले लें या 3 1 ले लें, जो भी आप इसमें जोड़ना चाहेंगे वो आपका विषम ही होगा। अब हम 1 से ले लिया हमने, अगर आप 2 से करेंगे, किसी संख्या का अंत में 2 है तो हमने 2 को कर दिया, तो 2 × 2 = 4 हो गया। 4 आपका विषम हो गया। जिस संख्या के अंतिम अक्षर जो डिजिट है वो सम है तो उसका वर्ग भी सम ही होगा, और जिसका विषम है उसका विषम ही होगा। तो सिंपल सा है कि ये वाला आपका क्या पूछा है, किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो आपका जो है ये और ये दोनों जो है विषम संख्या वर्ग में आएंगे, और ये आपके दोनों सम में आएंगे। तो आपका यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। आपको लिखना क्या है, क्योंकि 431 संख्या के इकाई में 1 होने के कारण यह वर्ग विषम संख्या, इसका वर्ग विषम संख्या होगा। इसी तरह से 7779 के अंतिम जो अंक है वो 9 विषम अंक होने से इसका जो वर्ग है संख्या का वो विषम संख्या ही होगा। तो आप चारों को कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन आपको लिखना क्या है, सिर्फ पहला और तीसरा, है ना। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई एक अंक आपको 4-5 दे दिए जाएंगे, उनमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से विषम संख्या किसका वर्ग विषम संख्या होगा या किसका वर्ग सम संख्या होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न और भी आसान है, लेकिन इस प्रश्न को समझने के लिए आपको दिमाग के साथ साथ में ट्रिक का भी यूज़ करना है, यानी कि एक मेथड है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करिए एवं रिक्त स्थान भरिए। ये 4 सवाल आपको, एक तरह से 4 पैटर्न है, एक सिस्टम है, पैटर्न है, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक दे रखे हैं, आपको ये ब्लैंक भी भरना है। आइए देखते हैं पैटर्न किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को देखते हैं, ताकि आपको पैटर्न अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप प्रश्न को अच्छे से कर पाओगे। और इस तरह के आपको चाहे 4 6 8 10 जितने भी संख्याएं दी होगी आप उसे कर लोगे। और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें इसी तरह के प्रश्नों को अक्सर पूछा जाता है। चाहे आप SSC का एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप MBPP का ले लो, NMMS का ले लो। यहाँ पे आप देखो, पहला है 11 का स्क्वायर बराबर 1 to 1। 11 का स्क्वायर जो है वो वर्ग 121 होता है। 101 का स्क्वायर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,201 होता है। इसी तरह से यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, आइए पैटर्न को समझते हैं। 11 का स्क्वायर 1 to 1 सीधा है। उसके बाद आपने देखा कि 101 का इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 0, तो उन्होंने 1 to 1 को ऐसे ही लिख दिया। देखो यहाँ पर क्या है
1 2 1, ये भी 1 2 1 ही है, यहाँ भी 1 2 1 है, लेकिन यहाँ पर बीच में 0 आ गया है ना, इस 0 को इन्होंने बीच में भर दिया, यानी कि इस 0 को 2 के बाद और 1 के बाद और 2 के बाद लग दिया। देखो 1 0 2 0 1। अब अगले पैटर्न को और समझते हैं, मज़ा आएगा आपको। देखो यहाँ पर कितने 0 हैं, 2 0, तो अंदर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ भी 2 0 भर दिए और यहाँ भी 2 0 भर दिए। सेम 1 2 1 फिर भी यहाँ है। देखिए क्या करा इन्होंने, यहाँ पे क्या रखा 1 2 1, यहाँ भी सेम 1 2 1 है, लेकिन संख्या आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है। 1 0 2 0 2 0 है, तो 1 के बाद 1 2 0, फिर 2 के बाद भी 1 2 0। आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला पैटर्न और मज़ेदार है। क्या है भाई, 1 में यहाँ पे कितने 0 हैं, एक बार गिनो जरा, 1 2 3 4, 4 0 है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पर आपको बीच में 1 0 डाल दिया, यहाँ पे 2 2 0 डाल दिए, तो नीचे में कितने कितने 0 डालोगे भाई। यस, काफ़ी स्मार्ट हो। यहाँ पे आएंगे 4 4 0, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा आंसर था। अब नीचे वाले में देखेंगे, नीचे वाले में क्या है। सेम पैटर्न है, यहाँ पर इन्होंने 1 2 1 नहीं लिखा, चीज़ सेम ही है। आइए देखते हैं, पहले 0 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस सम के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे 1 0 था, फिर 2, फिर 4, फिर 6 0 आ गए। तो चलो भाई यहाँ पे 1 लिख दो सबसे पहले, क्योंकि 1 तो लिखना ही है। फिर कितने 0 कर देंगे, 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 0 कर दिए। फिर क्या लिख देंगे, 2, ये वाला 2 लिखेंगे ना, तो हमने यहाँ लिख दिया 2, फिर इसे 6 0 और कर दो, तो भैया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लिख दिया 1। राइट, समझ आ गया। अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, उसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट में लिखना है। तो सबसे पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ एक बार। लो जी, मैंने यहाँ पर पैटर्न लिख दिया है, एक बार आप इन्हें गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे जो 0 हैं वो 8 0 हैं। अब देखो 1 8 टाइम 0 1 स्क्वायर का आप क्या आंसर लिखोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। तो क्या है अगला सवाल, बहुत ही मज़ेदार, एक बार स्क्रीन पे देखें। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। इस तरह के सवाल भी आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। ये प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न। ये पैटर्न आपको दे रखा है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कुछ संख्याएं गायब कर रखी हैं, वो आपको बताना है कि वहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर दिमाग तो आपको लगाना ही है, साथ में ट्रिक भी यूज़ करना है। एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जाता है। वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट से अभी कर लो। आइए देखते हैं क्या पैटर्न यहाँ पर है। पहला प्रश्न है, आप एक ही प्रश्न है ये, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ये एक पैटर्न है। इसी तरह से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। एक बार हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं कि क्या ये बराबर में आ रहा है या नहीं। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 गुना 1, सॉरी ये लिख नहीं रहा, तो क्या होता है 1 का स्क्वायर, 1 गुना 1 बराबर 1, ठीक है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 2 बराबर 4 प्लस फिर से 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 2 बराबर 4 बराबर कितना होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 गुना 3 बराबर 9। यही होता है ना। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, है ना। 3 × 3 = 9। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद ये आना चाहिए, तो 4 और 4 8 और 1 9 आ गया है। इसका मतलब आपका ये वाला जो है
पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब लिखा हुआ तो क्लियर ही होगा, ये तो मैं सिर्फ आपको चेक करा रहा था। अब आप ऐसे करेंगे तो आपको लंबा टाइम लगेगा, साथ में दिमाग भी ज़्यादा खर्च होगा। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से सॉल्व करने में तो पूरा पेपर आपका रह जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पैटर्न को कैसे करते हैं। ये एक पैटर्न है, इसे पहले मैं एक बार मिटा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिख जाए। अब यहाँ पर एक सिस्टम है, यानी कि 1 2 का क्या सिस्टम है, तो 2 गुना 1 बराबर 2, 2 गुना 3 बराबर 6, 4 गुना 3 बराबर 4 3 12। ठीक, एक पैटर्न हो रहा ना। 2 को 1 से, यहाँ पर प्लस है लेकिन आपको गुना करना है, ठीक है, आपको गुणा करना है, एक ट्रिक है ये। 2 को 1 से गुणा किया तो ये वाला निकला, 2 1 कम 2। फिर 3 को 2 से गुना किया तो 3 × 2 = 6। 4 को 3 से गुना किया तो 4 3 12। तो 5 को 4 से गुना करने पर कितना आएगा, 5 चौक 20। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 20। ठीक है, ज़्यादा माथापच्ची कुछ नहीं करना, एक पैटर्न आपको समझ में आ गया, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अब नीचे दिया है कि 5 में किसको गुना करेंगे कि 30 आएगा, है ना, 30 का स्क्वायर है ना। तो 5 में किसका गुणा करेंगे कि 30 आ जाएगा। तो 30 को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30 को 5 से भाग दे दिया तो 6 पंजे 30। हालांकि ये मुझे पता था लेकिन आपको समझाने के लिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर। वैसे भी अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न आपको यहाँ पर फॉलो हो रहा है। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो, 1 के बाद अगला आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो ये भी आंसर आ गया आपका। एक ट्रिक और एक पैटर्न होता है। इसी तरह से 6 के बाद है 7। अब आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो ये तो आपका आ जाएगा क्योंकि इन दोनों को गुणा करने के बाद ये वाला आ रहा है। तो 6 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42, यानी कि 42। यहाँ पर आ गया 42 आपका। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये भी आपका सस्पेंस वाला है। आइए देखते, कोई सस्पेंस नहीं है, बहुत ही आसान है। ये 2 है, 2 के बाद अगला 3 का स्क्वायर, फिर 6 के बाद अगला 7 का स्क्वायर, 12 के बाद अगला 13 का स्क्वायर, 20 के अगला 21 का स्क्वायर, 30 के अगला 31 का स्क्वायर, तो 42 के अगला 43 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आ गया 43 का स्क्वायर और यही आपका आंसर है। बाकी आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, आपका टाइम बचाना है और इसी तरह से आपको इस पैटर्न को आगे भी चलाना है। तो अगला प्रश्न और भी आसान, और इस तरह के आपको एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से इस पैटर्न को भी यहाँ पर देखेंगे। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर जो 3 प्रश्न दे रखे हैं, आपको इन्हें जोड़ना नहीं है और टोटल निकालना है। ऐसे कैसे हो सकता भाई, जोड़े भी ना और जोड़ भी निकालना है। तो आप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेके जाना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ जोड़ना तो है नहीं, तो ये जोड़ कैसे निकलेगा। इसके लिए एक ट्रिक है, आसान सा एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे आंसर निकालोगे। सबसे पहले हम इसे लॉन्ग तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद शॉर्ट तरीका हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक बार इसे हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि छोटा सा है तो छोटा तो जुड़ जाएगा। 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 और 5 9, 9 दूना 18, 18 और 7 होता है 25। कितना आएगा आपको, ये 25 आ गया। ठीक है, अब ये तो छोटा सा था इसलिए जुड़ गया, हो सकता है कई बार जोड़ने में ऊपर नीचे हो जाता है। अब आपको एक ट्रिक आसान सा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर एक सिस्टमेटिक वे में अगर ये सवाल हो, देखो पैटर्न क्या है एक बार वो देख लो। सबसे पहले 1 से शुरू है, तो 1 के बाद अगला विषम, सारे विषम संख्याएं होनी चाहिए। 1 के बाद अगला विषम 3, अगला विषम 5, अगला विषम 7, अगला विषम 9।
इसी तरह से यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। इसी तरह से यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, ऐसे भी ये बढ़ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे करना क्या है आपको, टोटल हम काउंटिंग कर लेते हैं कि कितने अंक हैं। देखो 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 अंक हैं। क्योंकि हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम वर्ग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ग का फॉर्मूला होगा 5। 1 2 3 4 5 हो गया। तो हालांकि हमारा आंसर पहले 25 आ गया था, बट हमने जोड़ा था, जोड़ना नहीं था, क्योंकि गधों वाले काम नहीं करने, घोड़े वाले काम करने। तो देखें 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आ गया 5 अंक, और 5 का कर दो स्क्वायर, तो आ गया आपका 5 का स्क्वायर होता है 25। आसान था ना। तो अब अगले सवाल को भी इसी ट्रिक से कर लेते हैं। गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है आपका 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 × 10 = 100। आसान था ना। अगले सवाल को सेम करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितना हो गया? 12 का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर क्या किसे कहेंगे? 12 × 12 बराबर कितना आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं जोड़ूंगा नहीं, मुझे पता कितना आएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आप भी करोगे, क्योंकि गणित में जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक आपको सवाल नहीं आने वाले। अच्छा, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि ये जो पैटर्न है ना, मज़ा आया नहीं आया? क्योंकि इस तरह के चाहे कितने भी लंबे हों, 23 के बाद चलता रहे 28 तक, मतलब कितने भी संख्या 100 50 हो, जितनी भी संख्याएं हों उनको आंसर निकालना बड़ा आसान होगा। बिना जोड़ के कैसे जोड़ निकाल सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिछला वाला प्रश्न इसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इस प्रश्न का उल्टा अगला प्रश्न होने वाला है। तो यार मज़ा आ रहा है तो आपको वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लें। लास्ट के दोनों सवाल मैंने आपके यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिए हैं। सवाल क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। पिछले सवाल के ठीक अपोजिट आपका ये वाला सवाल है, एक बार पढ़ लेते हैं। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। जो 49 है उसे 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। पिछली बार हमने प्लस 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 करके लिखा था, 1 + 3 + 5। अब यहाँ पर आपको लिखा डायरेक्ट इन्होंने 49 दे दिया और 7 विषम संख्याएं आपको लिखनी है। इसी तरह से अगला है 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। अब एक बात आपको यहाँ पर नोट करना है कि जो 49 है उसका 7 से रिलेशन है, 121 का 11 से रिलेशन है। अब क्या है रिलेशन भैया, देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49, है ना, 7 7 जब 49 होता है। इसी तरह से 11 का 11 से अगर हम 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये वर्ग है। अब जब पिछले वाला सवाल हम कर रहे थे, एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ क्या था। 1 3 5 7 9 बराबर। तो हमने क्या करा था, 1 2 3 4 5 थे ना, इन्होंने लिख दिए हैं आपके 7 होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो अगर हम इसी में और आगे बढ़ा देते हैं +11 + 13, तो देखो क्या 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, है ना। तो सेम, यानी कि पिछला सवाल आपको इस तरह से दिया था, आपको ऐसे लिखना था। अब इन्होंने आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया, आपको इसे विस्तार से लिखना है। तो पहले वाला सवाल का आंसर तो आपका यही वाला हो गया है। और आप इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बराबर आ जाएगा 7 स्क्वायर, ठीक है, 7 स्क्वायर हो गया आपका। तो ये आपका विस्तार के रूप में हो गया है। 7 विषम संख्याएं हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर 11 विषम संख्याएं लेनी है, 121 के रूप में आपका आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखो, ये दूसरा वाला है 1 + 3
फिर 3 के बाद आएगा 5, 7, 9, 11, 13। 13 के बाद क्या आएगा, कितने वाले संख्याएं गिनते रहो। 13 के बाद एक बार इसमें प्लस प्लस डाल देते हैं बीच में। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुए अभी। तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 11। देख लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या लिखेंगे, बराबर 11 का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रश्न के दोनों आंसर आपके कंप्लीट हो गए। अब अगला प्रश्न जो है वो और भी आसान है, लेकिन इस तरह के ये जो प्रश्न आपको मैंने करवाए हैं, इस तरह के प्रश्न आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इन्हें इग्नोर ना करें। अगर आपको वीडियो भी समझ नहीं आया या एक बार आपको और ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार पीछे से दोबारा वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगले सवाल को देखते हैं। उससे पहले मैं ऊपर वाला ये वाला मिटा देता हूँ और आप इसे जो है अपनी कॉपी वगैरह में कर लेना, ताकि आपको लिखना भी होगा अपने स्कूल वगैरह में। अब यहाँ पर क्या है, निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। 12 और 13 का स्क्वायर अगर हम करेंगे और उनके बीच में कितनी संख्याएं हैं वो गिनना है। इसी तरह से 25 और 26 में गिनना है, 99 और 100 में गिनना है। तो एक बार मैं थोड़ा सा करके देखता हूँ कि कैसे इसका आंसर आएगा। 12 का स्क्वायर होता है आपका, कर लेते हैं भाई, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, बट फिर भी कर लेते हैं 12 गुणा 12। तो 12 एकम 12 दूना हो गया, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ठीक है, सही हो रहा है ना। 2 एकम 2, ये हो गया 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ये हो गया 4, 4, 1, 144 हो गया है। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा, तो एक बार 13 का स्क्वायर भी देख लेते हैं। 13 गुना 13 बराबर हो गया 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 3 3, ये हो गया 9 6 1। यानी कि 144 के बीच में और 169 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो चलिए एक बार गिन लेते हैं हम। यहाँ पर 144, फिर आएगा 145, 46, 47, 48, 49, 50, 150, 151, 52, 53, 54, 55, 56, आप भी गिनते जाओ एक बार, 57, 58, 59 और ये हो गया 60, 160। फिर हमारा हो गया 161, 162, 163, 164, कितना होता है 169 है ना, तो 165, 66, 67, ये हो गया 68 और ये हो गया 169। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें संख्याएं गिननी है कितनी हैं। तो ये वाला तो हमारा आएगा नहीं और ये वाला भी हमारा आएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में गिनने हैं। तो आइए गिन लेते कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितने हो गए हमारे पास, इन दोनों के बीच में हो गया 24। अब ऐसे गिनोगे क्या भाई, ऐसे गिनोगे तो पूरा टाइम ख़राब हो जाएगा, टाइम ख़राब हो जाएगा, आपके पेज ख़राब हो जाएंगे, मेन जो है इसमें गलतियां हो सकती हैं। इसका एक आसान सा ट्रिक है। तो मैंने अभी लॉन्ग टाइप बताया आपको, क्योंकि लंबा रास्ता भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम शॉर्ट रास्ते में चल सकते हैं। तो चलिए अब शॉर्ट रास्ते की बात करेंगे क्या है। तो सबसे पहले मैं इन्हें साफ कर लेता हूँ, ताकि मैं यहीं पर आपको समझा दूँ कि ये जो 24 हमारा आंसर आ रहा था ये कैसे आएगा। तो इसे हटा देते हैं और सिंपल सा इसे इजी ट्रिक के साथ हमारा एक सूत्र है। सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट कर लो। जब भी ऐसे आएगा आपको स्क्वायर के कंडीशन में
और दो संख्याएं दी होंगी, दो संख्याएं आमने सामने वाली होंगी, आमने सामने मतलब 12 13, 18 19, 25 26, 30 31, इस तरह की दो संख्याएं दी होंगी। वहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लेना है 2 × n, ठीक है। ये n क्या है एक बार हम वो देख लेते हैं। n का मतलब होता है नंबर, कौन सा नंबर, इन दोनों में जो पहले आएगा। यहाँ पर देखो 12 और 13 है, तो हमने सूत्र निकालना है यहाँ पर 2 × यहाँ पे लिखेंगे 2 × n, नीचे लिखेंगे 2 × n का मतलब होता है 12। यहाँ पर जो पहले संख्या दी होगी, क्योंकि दो संख्या दे रखी है आपको, एक 12 दे रखी है, एक 13 दे रखी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 × ये फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले को ज़्यादा खरोचना नहीं है। जो पहले वाली संख्या है वो 12 है, इनकी छोटी संख्या, तो उससे आपको गुणा कर देना है। तो 2 को अगर आप 12 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। जो पहले आप काउंटिंग कर रहे थे ना, वो गधों वाले काम थे। अब आपको घोड़े की तरह स्मार्ट बनना है, जल्दी काम करना है, और जब भी आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे ये ट्रिक आपको यूज़ करना है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। यहाँ पे 25 और 26, तो सेम आपको यहाँ पर करना है। 2 × n हो गया है, 2 की जगह 2 है, n की जगह क्या लिख देंगे 25, तो आएगा आपका 2 × 25, और यहाँ पे आएगा आपका क्या आंसर आ जाएगा 50, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ा नहीं हमने, ना ही स्क्वायर करने की ज़रूरत है, ना ही जोड़ घटाने की ज़रूरत है, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला सवाल है। अगले सवाल पे आपको क्या करना है, ये तो आपको नोट कर लिया होगा। अच्छा, समझ में आ जाए तो आप आसानी से अपने प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला फिर से आपने लिया 2 × n, फिर से 2 × n की जगह क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे, यानी कि 99, और अब आपको 99 को 2 से गुणा करना है। तो 100 को 2 बार गुणा करेंगे तो 200 आएगा, और 2 कम कर दो तो इसका आ जाएगा आपका 198 आंसर। यानी कि 99 और 100 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, सिर्फ 198। तो ऐसा नहीं भाई कि आप पहले 25 का वर्ग करोगे, फिर आप 26 का वर्ग करोगे, फिर उसके बाद दोनों की संख्याओं को लिखोगे, फिर टोटल करोगे। इसी तरह से पहले 99 का वर्ग करा, फिर आपको 100 का वर्ग करा, फिर दोनों के बीच के संख्याओं को जोड़ना नहीं है। सिंपल सा ट्रिक फॉर्मूला से काम करना है, और मिनटों में यानी कि चुटकियों में अपने आंसर को निकालना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको टाइम कम होता है और आपको ऐसे स्मार्ट आंसर करने होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया आपको ये वाला जो चैप्टर है। बाकी वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को भी शेयरिंग जरूर करें। चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह का आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप बहुत सारी और भी वीडियोस मिलेंगी, जाकर के उन्हें ज़रूर देख लें। अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो, चैनल और सब कुछ आप सपोर्ट ज़रूर करें हमें। जय हिंद।